हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर विलियन का क्वेश्चन आंसर, जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। पिछले सालों में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये पीछे पूछ चुके हैं और कई चांसेस है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं या इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेंगे। तो हम लोगों ने इस सेट का कुछ क्वेश्चन कर चुका था और हम लोग को कुछ नए क्वेश्चन करने थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग को देखना था, क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मानव शरीर का पीएच मान, मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है। मानव शरीर का पीएच मान दोस्तों उदासीन से थोड़ा सा ज़्यादा क्षारीय होता है, थोड़ा सा ज़्यादा क्षारीय होता है, यानी 7.4। 7.4 यहाँ पे हमारा आंसर होगा दोस्तों, यानी 10 का सी आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं, देखो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में एक न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या कहता है कि एक जलीय घोल का दिमाग, एक जलीय घोल का दिमाग जो दे रखा हुआ है वह है माइनस में 0.186 डिग्री सेल्सियस। ये हिमांक दे रखा हुआ है जलीय घोल का, और ये उसका नियतांक दे रखा हुआ है, हिमांक का नियतांक दे रखा हुआ है 0.86, और के बी ये क्वथनांक का नियतांक दे रखा हुआ है जो 0.512। तो इस घोल का क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करना है दोस्तों, उन्नयन कितना वो बढ़ गया वो ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला है, उस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा बन जाएगा। ये फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि हिमांक में परिवर्तन और बॉइलिंग पॉइंट में परिवर्तन, यानी क्वथनांक में परिवर्तन बराबर होते हैं हिमांक का नियतांक और बॉइलिंग पॉइंट के नियतांक के बराबर होता है। इसी को जैसे हम लोग उल्टा कर देंगे, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि परिवर्तन होगा टेम्परेचर में क्वथनांक का, और परिवर्तन टेम्परेचर में हिमांक का, और नियतांक क्वथनांक का और नियतांक हिमांक का। बस इसी फार्मूला से हम इसको बना सकते हैं। बस यहाँ पे रखना ये होगा कि देखिए यहाँ पर जो दे रखा हुआ है ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है जल का हिमांक। अब ये हो गया है 2.1860, मतलब इतना वो घट गया है। ठीक है, इसी को रखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखेंगे फार्मूला में डेल्टा टी बी का हमको मान निकालना है कि कितना ये परिवर्तन कितना होगा। फिर इसमें हम लोग 100 डिग्री जोड़ेंगे क्योंकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है, तो 100 डिग्री जोड़ेंगे, उसके बाद ये आगे का निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा के बी का मान दे रखा हुआ 0.512, और के एफ का मान दे रखा हुआ है 1.86, और परिवर्तन जो के एफ में है वो दे रखा हुआ है जो 0.186। ठीक है, इस तरीके से दे रखा हुआ है। तो अब यहाँ से इसको से ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, ये कट जाएंगे 10 बार में, और 10 से भागा देंगे ऊपर में, तो ये परिवर्तन आ जाएगा 0.0512। ये आ जाएगा हमारा परिवर्तन। क्वथनांक में उन्नयन, हाँ बढ़ोतरी इतना का होगा, बढ़ोतरी जो होगा हमारा ये इतना का होगा। लेकिन पूछता है क्वथनांक कितना हो गया है, तब हम लोग 100 डिग्री को इसमें जोड़ देते। तब हम लोग क्या करते हैं, 100 डिग्री को इसमें जोड़ देते हैं, कितना हो गया है अब तक। लेकिन केवल कह रहा है कि कितना बढ़ा है, तो केवल यही बढ़ा है हमारा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0512। हमारा आंसर हो जाएगा 0.0512, 0.0512 हमारा डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 कहा कि अगर n विलय का मोल है और n विलायक का मोल है तो मोल प्रभाज्य क्या होगा। मोल प्रभाज्य को हम लोग दिखाते हैं दोस्तों x से। अब x का मोल प्रभाज्य हम लोग निकालते हैं, ऊपर में होता है विलय का मोल, ठीक है, और नीचे में होता है पूरा विलयन का मोल, यानी विलय का भी और विलायक का दोनों मिला करके विलयन का मोल हो जाता है। और ये होता है हमारा मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य को हम लोग मोल अंश भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, या फिर मोल भिन्न भी कहते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि H3PO4 एक मोलर विलयन का सामान्यता यानी नॉर्मलता क्या होगा। नॉर्मलता निकालने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा तरीका है कि मोलरता में संयोजकता गुणांक से गुणा कर दिया जाए। तो मोलरता है 1, और संयोजकता गुणांक क्या होगा? संयोजकता गुणांक दोस्तों में हम लोगों ने पहले ही बात किया था पिछले वीडियो में, जिसमें 1 गुणांक को देख रहे थे। इसको अगर तोड़ा जाए, H3PO4 को तोड़ा जाए, तो इसमें होगा ये कि H+3 तो मिलेगा,
और PO4 3- मिलेगा। ये तो इस तरीके से कितने धन आवेश और कितने ऋण आवेश बनते हैं उन्हीं को संख्या को हम लोग समझौता गुणांक कहते हैं। तो ये देखिए एक हाइड्रोजन पर एक है तो 3 हाइड्रोजन पर 3 धन आवेश बनेंगे, 3 धन आवेश, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। बस इसको 3 से गुणा कर देना है, हमारा दुर्बलता बन जाएगा जो 3.0। ठीक है, हमारा आंसर होगा 3.0। अब आते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है, इसमें से कौन है। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है। अनुसंख्यक गुणधर्म कौन होते हैं, सबसे पहले अनुसंख्यक गुणधर्म कौन होते हैं। तो विलयन का वैसा गुणधर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से अनुसंख्यक गुणधर्म है। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये पहला है। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, इसके बाद अगला है हम लोग का हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, अवनमन। और एक और होता है हमारा प्रासरण दाब, एक और है हमारा प्रासरण दाब, एक और है हमारा प्रासरण दाब, प्रासरण दाब। तो ये हमारे 4 असंख्यक गुणधर्म होते हैं, इसमें से जो भी नहीं होगा या जो होगा वही हमारा आंसर होगा। घनत्व तो नहीं होता है, भार नहीं होता है, क्वथनांक में उन्नयन ये हमारा आंसर होगा। तापमान नहीं होता, तो ये सब नहीं होते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। तो अगले क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम लोग, दर्शन देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि समुद्र का जल का प्रासरण दाब लगभग होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसको, समुद्र का प्रासरण दाब होता है 30 ATM, समुद्र का प्रासरण दाब होता है 30 ATM। समुद्र का प्रासरण दाब कितना होता है दोस्तों, 30 ATM। इसको याद रखने वाली बात है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि CaNO2 का वार्षिक गुणांक क्या होगा, वार्षिक गुणांक। तो CaNO3 और ये 2 है, इसका वार्षिक गुणांक क्या होगा देखेंगे। कैल्शियम होता है दोस्तों 2+ पर, कैल्शियम होता है 2+ पर। ठीक है, और NO3 होता है माइनस पर, इसलिए 2 NO3 है ताकि वो संतुलन बना रखे। वार्षिक गुणांक में क्या करते हैं हम लोग यही देखते हैं कितने कणों में टूट सकता है ये। तो देखिए एक को कैल्शियम 2+ और 2 हमारा NO3- है, यानी टोटल 3 कण बनेंगे, एक कण का 3 कण बनेंगे, जिसका वार्षिक गुणांक हो जाएगा 3, इसका वार्षिक गुणांक हो जाएगा 3। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा क्या, निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अभी जस्ट हम थोड़े पहले अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है और कौन नहीं है इसके बारे में चर्चा करे थे। तो फिर से आ गया कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, होता कौन कौन सा है ये हम लोग जान चुके हैं, तो उसमें से देख लेंगे। ये प्रकाशीय सक्रियता, प्रकाशीय सक्रियता जो है हमारा वो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। हिमांक का अवनमन भी है, क्वथनांक का उन्नयन भी है, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन भी है, ये है जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, प्रकाशीय सक्रियता। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, प्रासरण दाब का संबंध कौन है। प्रासरण दाब के संबंध के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात करी थी। फॉर्मूला था P = CRT और C को हम कभी कभी N/V भी लिखते, सांद्रता होता है C और C का फॉर्मूला होता है मोल/आयतन और ये RT। और मैंने बताया था कि P की जगह पे कहीं कहीं पाई भी रहेगा और R की जगह पे कहीं कहीं S भी मिलेगा। तो इस तरीके से भी ये संबंध हो सकता है। और C को उधर लाएंगे तो ये बटा में आ जाएगा और ST ऐसे। तो ये संबंध भी जो ऑप्शन में दे रखा है उसके हिसाब से ये संबंध हमारा सही बैठेगा। ये ऑप्शन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही बैठने वाला है। ये डिवीजन में था और ये डिवीजन में करना जरूरी था एल्स एंड वेस्ट करने में। तो बस फॉर्मूला वही है, बस इधर उधर करके हमको गुमराह किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, अगर फॉर्मूला याद हो, कंसेप्ट याद हो, तो कोई भी क्वेश्चन से गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, तो कंसेप्ट को याद रखने की कोशिश कीजिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़िए तो उसका आगे पीछे का भी सोल्यूशन जरूर देखा करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी संख्याओं के बराबर होता है, उनकी संख्याओं के योग के बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, हम लोग आते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। निम्नलिखित में से कौन राउल्ट का नियम है। तो राउल्ट का नियम दोस्तों कहता है कि किसी भी बिलियन का जो वाष्प दाब होगा वो उस बिलियन के शुद्ध वाष्प दाब
और उसमें कितना हम लोग अशुद्धि मिलाए हैं उसका मोल प्रभाज्य के गुणनफल के बराबर होगा। यानी क्वेश्चन नंबर ए हमारा ए जो होगा वो राउल्ट नियम का पालन करेगा। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। एक घोल जिसका प्रासरण दाब दिया हुआ है, एक घोल है जिसका प्रासरण दाब दिया हुआ है और प्रासरण दाब है 300 केल्विन और वायुमंडलीय दाब है ये, तो ये कह क्या रहा है, इसकी मोलरता क्या होगी, मोलरता निकालने के लिए बात करी जा रही है। तो मोलरता देखते हैं इसका। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करेंगे, प्रासरण दाब का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रासरण दाब का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले प्रश्न में देखा था, क्या था, P बराबर CRT, P बराबर CRT, ये है फॉर्मूला। ये दाब दे रखा हुआ है कितना 0.0, ये दाब हमारा दे रखा हुआ कितना 0.0821 और सांद्रता तो हम लोग को निकालना है, इसको छोड़ देंगे फिलहाल। R का मान होता है दोस्तों 0.0821, ठीक है, और तापमान दे रखा हुआ है कितना 300 केल्विन, तापमान 300 केल्विन। तो सांद्रता निकालने के लिए हमको ये सारे टर्म को जो इधर ये सारे टर्म है, ये सारे टर्म को इधर ले जाना होगा डिवीजन में। तो लिख लेते हैं 0.0821, ठीक है, डिवीजन में वापस से 0.0821 और साथ में 300 मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो ये से ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, ये से ये पूरा कट जाएगा और 300 मल्टीप्लिकेशन में है 1/300 हमारा बचेगा। तो 1/3 का वैल्यू होता है 0.33 और हम लोग 2 डेसिमल और इधर बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 0.0033, ठीक है, 0033। इसमें तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो इसमें एक नया ऑप्शन बनेगा 0.033, ठीक है। ऐसे ये आंसर हमारा इस तरीके से फिर हमको ये टिक करना पड़ेगा अगर इसमें आंसर नहीं मिलता है तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि कौन सा एक मिनट, कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगा, कौन जो है ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो देख लेंगे जिसके फार्मूला में आयतन आएगा वो ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो देख लेंगे कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नॉर्मलता का फार्मूला होता है मोलरता गुणे संयोजकता गुणांक, और मोलरता का फार्मूला में आता है मोल बटा में आयतन। तो ये आयतन आ गया, इसके फार्मूला में आयतन आ गया तो ये वाला तो नहीं होगा। मोलरता के फार्मूला में आयतन आ गया तो मोलरता भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फॉर्मलता के फार्मूला में भी आयतन आता है, ये भी नहीं होगा। मोलरता नहीं होगा, मोलरता होगा, मोलरता नहीं होगा, मोलरता में फार्मूला में नहीं आता। मोलरता का फार्मूला में क्या आता है, मोल आता है और विलायक का द्रव्यमान आता है, इसीलिए मोलरता हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रासरण दाब बढ़ेगा, प्रासरण दाब कब बढ़ता है, तो प्रासरण दाब बच्चों ताप के बढ़ने से प्रासरण दाब बढ़ता है, ताप के बढ़ने से प्रासरण दाब बढ़ता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 kg घोल में उपस्थित घोल की मोलों की संख्या। अभी हम लोगों ने देखा था मोलरता का, हम लोगों ने अभी आपको बताया कि मोलरता क्या होता है, ये मोल बटा द्रव्यमान होता है। तो मोल द्रव्यमान यही है 1 kg, ये मोलरता का ही परिभाषा है, ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोलरता, बी नंबर आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 25 नंबर। वैसा घोल जो निश्चित ताप पे उबले उसको क्या कहते हैं, वैसा घोल जो निश्चित ताप पे उबले उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिश्रण, उसको कहते हैं एज़ोट्रोपिक मिश्रण। इसमें क्या होता है कि 2 अलग अलग द्रवों को जिसका क्वथनांक अलग अलग है मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद इनको गर्म किया जाता है और गर्म करने पर होता यह है कि ये दोनों समान तापमान पे उबलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है, निम्न में से कौन आदर्श घोल नहीं है। आदर्श घोल दोस्तों वही होते हैं जो जिनके जो क्रियात्मक समूह है वो लगभग एक समान हो, क्रियात्मक समूह एक समान हो, उसको वो आदर्श घोल कराता है। जैसे बेंजीन और टैलुइन को देखा जाए तो बेंजीन का सूत्र होता है बिल्कुल इस तरीके से और टैलुइन का सूत्र होता है इस तरीके से। तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में, बेंजीन विंग वाले, तो दोनों आदर्श घोल होंगे, ये दोनों आदर्श घोल होंगे। कौन आदर्श घोल नहीं होंगे वो देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है H3CN और एसीटोन का फार्मूला होता है CH3OCH3। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप वो है, इसमें हेलोजन है, तो ये दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग वाले। तो आंसर इसका ये होना चाहिए, आंसर इसका बी होना चाहिए।
देख लेते हैं, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। बाकी क्वेश्चन क्या है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। देखिए इसमें भी अल्कोहल है, इसमें भी अल्कोहल है, तो ये आदर्श घोल होंगे। इसमें भी CH4 है, इसमें भी CH4 है, ये भी आदर्श घोल होंगे। हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। निम्न में से कौन अर्धपारगम्य में झिल्ली से निकल पाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रासरण दाब से संबंधित क्वेश्चन है, प्रासरण दाब में ही ये क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर झिल्ली लगाया हुआ था, तो कौन से अणु जो है झिल्ली द्वारा पार हो पाते हैं, तो ऐसे याद रखेंगे विलायक के अणु, विलायक के अणु ही पार हो पाएंगे, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगले आते हैं क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है, तो उस घोल को क्या कहेंगे, उस घोल को क्या कहेंगे। देखेंगे तो ग्राम है, घोलक है, तो घोलक में घोलक का द्रव्यमान दे रखा हुआ है, तो हम लोग मोलरता निकालेंगे, मोलर। तो मोलरता का फॉर्मूला होता है कि मोल बटा आयतन, मोल बटा द्रव्यमान। तो ग्लूकोज जो दे रखा हुआ है 18 ग्राम, 18 ग्राम का अगर मोल निकाले, ग्लूकोज का मोल निकाले, तो 18 और ग्लूकोज का द्रव्यमान होता है 180, ये आ जाएगा 0.1 मोल। और मोल बटा द्रव्यमान है हमारा 1000, और जब ग्राम में लेते हैं तो हमको 1000 से गुना भी करना होता है, तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा 0.1, 0.1 मोलर आंसर हो जाएगा हमारा, 0.1 मोलर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जल में किसका क्वथनांक अधिक होगा, क्वथनांक अधिक हो, किसका क्वथनांक ज़्यादा हो जाएगा, तो जो ज़्यादा अणु बढ़ाएंगे। ग्लूकोज नहीं टूटता है, ग्लूकोज का एक ही अणु है, ग्लूकोज का एक ही अणु। ये भी क्वेश्चन अनुसंख्यक गुणधर्म का है, अनुसंख्यक गुणधर्म के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी डिटेल हम लोग हमने पिछले बार कक्षा में करी है। तो ये ग्लूकोज नहीं टूटते हैं, सुक्रोज भी नहीं टूटता है, यूरिया भी नहीं टूटता है। हमारा ये नमक Na+ और Cl- 2 कणों में टूट जाता है, कणों की संख्या बढ़ने से अनुसंख्यक गुणधर्म बढ़ जाते हैं, तो अधिक क्वथनांक का जो ऊर्जा है वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इंक्रीजमेंट होगा, इसमें NaCl में, तो हमारा NaCl। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न जो बोर्ड के लेवल पर बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और ये कलेक्शन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, BBI क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आगे मैं इसी चैनल पर अलग अलग तरीके के वीडियो भेजता रहूँगा, जिससे आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।